हमारा कॉर्पस इस पेंशन फंड का आज के डेट में 9.5 लाख करोड़ रुपया है और उससे सरकार 54-55 हजार करोड़ रुपए प्रतिमाह ब्याज और निवेश से पा रही है। हमारे 75 लाख इन पेंशनरों को मात्र 14.5 हजार करोड़ पेमेंट कर रही है, आ रही है 54 से 55 हजार करोड़ पेमेंट कर रही है पेंशन के रूप में, पारिवारिक पेंशन के रूप में 14.5 हजार करोड़। तो आप समझिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार हमारे पैसे से अपना काम कर रही है, अपने इस्टेब्लिशमेंट का काम कर रही है। इतना भारी भरकम ईपीएफओ का इस्टेब्लिशमेंट हर प्रदेश में 3-3, 4-4 कार्यालय एसी लगे हुए, मोटी मोटी तनख्वाह अपने अफसरों अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं और जिनके पैसे से उनका इस्टेब्लिशमेंट चल रहा है उन्हें 1171 रुपए दे रहे हैं। ये बेईमानी। सरकार को यदि बने रहना है सरकार में तो हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, इसीलिए हम आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। और आगे आने वाले चुनावों में यदि सरकार इस पार्टी को, जो सरकार वाली पार्टी है, इसको सरकार में नहीं रहना है तो हमारी बातें नहीं सुनेगी। और हमारा वही दावा है कि यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं 24 के इलेक्शन के पहले, तो 24 के इलेक्शन में हम उनको सबक सिखाएंगे और उनको सत्तासीन नहीं होने देंगे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम जंतर मंतर पे हैं और यहाँ पे ईपीएस 95 का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है और हमारे साथ इसमें पाठक जी हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं और इनसे जानते हैं कि आगे का क्या डिसीजन है, आगे क्या रणनीति है आप लोगों की। सर, अभी तो हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है और ये 8 तारीख से, ये 8 दिसंबर से आज तक चल रहा है और देखते हैं सरकार इसके बाद क्या करती है, क्या स्टेप उठाती है। हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार मान ले अथवा हम इस लायक न रह जाएं कि कुछ कह सकें। सर, सांसद से लेकर प्रधानमंत्री तक आपकी मुलाकात हो चुकी है और आश्वासन मिल चुका है, मोदी जी की गारंटी भी दे चुके हैं, लेकिन वो गारंटी फेल है। अब आमरण अनशन से क्या नतीजा निकल पाएगा? अब देखिए, हम लोग संगठन के लोग हैं, मजदूर लोग हैं, कामगार लोग हैं। हमारे हाथ में जो करना है वो हम कर रहे हैं। आगे सरकार को करना है। सरकार को यदि बने रहना है सरकार में तो हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, इसीलिए हम आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। और आगे आने वाले चुनावों में यदि सरकार इस पार्टी को, जो सरकार वाली पार्टी है, इसको सरकार में नहीं रहना है तो हमारी बातें नहीं सुनेगी। और हमारा वही दावा है कि यदि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं 24 के इलेक्शन के पहले, तो 24 के इलेक्शन में हम उनको सबक सिखाएंगे और उनको सत्तासीन नहीं होने देंगे। लगातार गारंटी पीछे भी दिए हैं और अभी उनका जो सेमीफाइनल कहा जा रहा था उसमें उनकी जीत धमाकेदार हुई है। जी, ये बिल्कुल हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो स्टेट्स की लड़ाई थी, वो प्रदेशों की लड़ाई थी। प्रदेश में इन्होंने कौन सा जाल बिछा करके और सत्ता हासिल की है, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है। चूंकि राष्ट्रीय मसला है, ये पूरे हिंदुस्तान के श्रमिकों का, कार्मिकों का मामला है, तो हम राष्ट्रीय चुनाव में अपना वो दमखम अपनाएंगे और दिखाएंगे सरकार को कि हम भी इस देश के स्वस्थ नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और राजनीति को समझते हैं, करते नहीं लेकिन समझते जरूर हैं। तो अब आश्वासन की बात आप कह रहे हैं, तो आश्वासन हमें कहीं और से मिलने का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री ने हमारे केंद्रीय नेतृत्व को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राउत साहब को, रजौत साहब को 2 बार, एक बार 20 में और एक बार 21 में आश्वासन दिया था कि हम आपका काम अवश्य करेंगे। केवल आश्वासन श्रम मंत्री से, भूपेंद्र यादव से और हमारे
माननीय प्रधानमंत्री से मिला है, बाकी और कौन आश्वासन देने वाला है और क्या करके करेगा आश्वासन देके। हमारे सांसद तो हमारी आवाज केवल उठाए हैं और उसका कितना प्रभाव उस पर सरकार पर पड़ेगा ये तो आने वाले दिनों में समझ में आएगा। आपका पैसा पड़ा हुआ है वहाँ पे और वही पैसा आपको दे देना है, लेकिन उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार? अब दिक्कत कहाँ आ रही है आप खुद समझें। आप समझदार लोग हैं, आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, पत्रकार हैं। अभी एक एक आदमी का 35 साल में 40 साल में कुछ पीरियड 417 रुपए, कुछ पीरियड 571 रुपए, कुछ पीरियड 1250 रुपए प्रति माह हमने अपने वेतन से कटौती करा के ईपीएफ में जमा किया, ईपीएफओ में जमा किया है। और यदि ये 35 साल 40 साल तक जमा करने के बाद ये धनराशि हमारी ब्याज सहित जो चक्रवृद्धि ब्याज वो उनके यहाँ लगता है, उस ब्याज सहित लगभग 20 लाख से 25 लाख रुपया होता है। और उस 20-25 लाख से यदि रिकरिंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम में किया जाए तो 14 से 15 हजार रुपए प्रति माह हमको मिल सकते हैं। और ये बेईमान सरकार हमें एवरेज कोई 235 रुपया पा रहा है, आज जो रिटायर हो रहा है लगभग 4000 पा रहा है। एवरेज निकालिए 45 लाख ये जो रिटायरमेंट लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उनका 1171 रुपए 1171 रुपए सरकार दे रही है। और इसके बाद और जबकि हमारा कॉर्पस पेंशन फंड का आज के डेट में 9.5 लाख करोड़ रुपया है और उससे सरकार 54-55 हजार करोड़ रुपए प्रति माह ब्याज और निवेश से पा रही है। हमारे 75 लाख इन पेंशनरों को मात्र 14.5 हजार करोड़ पेमेंट कर रही है, आ रही है 54 से 55 हजार करोड़ पेमेंट कर रही है पेंशन के रूप में, पारिवारिक पेंशन के रूप में 14.5 हजार करोड़। तो आप समझिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार हमारे पैसे से अपना काम कर रही है, अपने इस्टेब्लिशमेंट का काम कर रही है। इतना भारी भरकम ईपीएफओ का इस्टेब्लिशमेंट हर प्रदेश में 3-3, 4-4 कार्यालय एसी लगे हुए, मोटी मोटी तनख्वाह अपने अफसरों अपने कर्मचारियों को दे रहे हैं। और जिनके पैसे से उनका इस्टेब्लिशमेंट चल रहा है उन्हें 1171 रुपए दे रहे हैं। ये बेईमानी। तो अगर सरकार अपने मनमानी काम कर रही है तो क्या ये मान लिया जाए कि ये जो 75 लाख है पेंशन कर्मी हैं ये 2024 में अपने मन की करने वाले हैं? बिल्कुल, हमारे वोट देने से आप सरकार में आ सकते हैं, तो हमारे वोट देने से आप सरकार से हट भी सकते हैं और वो काम हम लोग करेंगे। हम लोगों ने तो कंट्रीब्यूशन दिया है, पैसा जमा किया हुआ है, अपने वेतन से कटौती कराई हुई है। और देश में तमाम ऐसे लोगों को, विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर तमाम ऐसे लोगों को बिना कंट्रीब्यूशन के। और ये बताइए कि चूरन बेचने वाला, चूहा मार दवाई बेचने वाला यदि जातिवादी व्यवस्था में उसको टिकट मिल गया एमएलए का, एमपी का, वो एमएलए हो गया, संजोग से उसको मंत्री पद भी मिल गया, उसका चाह करने वाला मुख्यमंत्री रहा, तो 5 साल में ही उसके यहाँ ईडी का रेड पड़ने लायक उसकी संपत्ति हो जाती है। कौन सी देश सेवा ये लोग करते हैं? केवल धनार्जन करके विदेशों में जमा करने के लिए काम करते हैं और कहते हैं देश सेवक हैं। और इनको पेंशन दी जा रही है, एक पेंशन नहीं, 3 पेंशन, 4 पेंशन, यहाँ तक कि 3.5 लाख तक, 4 लाख तक एक विधायक, सांसद आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन पा रहा है, 4 पेंशन मिला के, और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। एक धेले का न देश की सेवा का कंट्रीब्यूशन है और न पैसे का कंट्रीब्यूशन। राष्ट्रभक्ति है ना उनके अंदर। वो राष्ट्रभक्त कैसे हैं मैंने बताया अभी कि कौन से ऐसे राष्ट्रभक्त हैं कि एमपी होते ही, एमपी का टिकट मिलते ही, एमएलए का टिकट मिलते ही 10 बलेरो उनके घर पर खड़ी हो जाती है और एकदम दलित रहते, खेत बेच के वो पर्चा भरते हैं। तो कौन सी ये राष्ट्रभक्ति है, आप खुद समझ सकते हैं। तो ये सुना आपने पाठक जी को, और कल से आमरण अनशन होगा नहीं होगा ये शाम को पता चल जाएगा। और पता चलने के बाद बाकी हम आगे क्या होता है हम यहाँ से बने रहेंगे आपके साथ। देखते रहिए नवजागरण।